बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री क्लास 9th के एमसीक्यूज़ के हवाले से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यार सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक्सरसाइज से नहीं आते हैं। स्पेशली जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सिर्फ 5 या मैक्सिमम 6 एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज से आते हैं। बाकी एमसीक्यूज़ आपके पेपर के जो बनते हैं वो हमेशा अंदर से बनते हैं चैप्टर के, तो आप उनको भी लाज़मी करके जाइए। आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल हैं आप उनको वहाँ से कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई नोट्स अच्छे से अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से कीजिए, आपको ये वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपके सामने शेयर किए हुए हैं, आप इनको प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। तो बच्चों, आपके पास केमिस्ट्री के ग्रेड 9th के एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ आपके पास, व्हाट दिस वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ। ये जो दुनिया है ये किससे मिलके बनती है आपके पास। ये दुनिया आपके पास दो चीज़ों का मजमुआ है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। समझ आ गई बात की। सेकेंड एमसीक्यूज़ है कि नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर दैट वी ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ इज़। वो 4 हैं, कौन कौन सी। एक सॉलिड है, फिर आपके पास लिक्विड है, फिर आपके पास गैस है और लास्ट पे आपके पास प्लाज्मा है। वैसे जब आप हायर लेवल पे जाते हैं तो ये स्टेट्स की तादाद बढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि आपके लेवल पे 6 हैं तो आपने इनके बारे 4 हैं सॉरी, तो आपने ये 4 ही टिक करना है यहाँ पे। अगला सवाल है कि विच ब्रांच इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस एट एटॉमिक और मोलिकुलर लेवल। तो उसका जवाब है फिजिकल केमिस्ट्री। समझ आ गई बात की। फिर अगला सवाल है कि द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कह रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और इनसे मिलने वाले मिलकर बनने वाले जितने भी आपके पास सब्सटेंसेस हैं, जितने भी आपके पास कंपाउंड्स हैं, उन सब की स्टडी आप कहाँ पे करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इन दो के अलावा बाकी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उन सब की स्टडी आप लोग करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आगे उसने आपसे कहा कि आइडेंटिफाई द नेचुरली अक्रिंग पॉलीमर। उसने कहा कि आप लोगों ने एक नेचुरली अक्रिंग पॉलीमर के बारे में यहाँ बताना है। तो इससे पहले कि हम लोग पॉलीमर के बारे में डिस्कस करें कि व्हाट इज़ मेंट बाय पॉलीमर। पॉलीमर आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक वेरी लार्ज लॉन्ग चेन होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, जो कि बनती कैसे है, बाय रिपीटिंग स्मॉलर केमिकल यूनिट्स, जिसको आप लोग मोनोमर्स का भी नाम देते हैं। समझ आ गई बात। तो ये यहाँ पर हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो कि आपके पास प्रोटीन है। ठीक हो गया। आगे आपका है कि हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। कह रहा है कि जो हैज़र्ड इफ़ेक्ट्स हैं शॉपिंग बैग्स को आप लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आप लोग उनको स्टडी करते हैं। समझ आ गई बात। देन विटस ने आपसे कहा है कि द मैन मेड पॉलीमर इज़, जो इंसान ने बनाया वो कौन सा आपके पास यहाँ पे, पॉलीस्टीरीन है। कौन सा है वो, पॉलीस्टीरीन है। उसके बाद उसने आपसे कहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज़ एलिमेंट। वो कौन सी आपके पास, एलिमेंट है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर, दो टाइप्स होती हैं, एक होमोजीनियस और दूसरी हेट्रोजीनियस। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑक्सीजन की कितनी होती हैं, 3 होती हैं। लाइक ऑक्सीजन जो है वो कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन या सॉलिड स्टेट में होता है, या लिक्विड स्टेट में, या फिर गैशियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा नहीं है आपके पास, उसका आंसर है रॉक। ठीक है। उससे अगला सवाल है आपके पास, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट आपके पास क्या है, एक मिक्सचर है। क्या है आपके पास, एक मिक्सचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। कह रहा है इनमें से कौन सा कार्बन की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो नहीं है। तो उसका आंसर है बेटे कोयल। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है कि हाईली ऑर्डर्ड 3D क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर। अगर आप कभी कोयल को देखेंगे तो कोयल का जो स्ट्रक्चर है वो 3D नहीं होता है आपके पास, तो दैट इज़ द रीज़न कि वो आपके पास यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है कार्बन की। अगला सवाल है द सिंबल ऑफ सोडियम एलिमेंट इज, तो इसका Na है। N कैपिटल है, A स्मॉल है। ये निकल का है, ये एवोगैड्रोस नंबर का है। ठीक है। आगे विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में कौन से एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन डाई की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन ट्राई की फॉर्म में, और क्लोरीन को भी शायद सिंगल बॉन्ड रिक्वायर्ड होता है, लेकिन नहीं, सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं आपस में। लेकिन नोबल गैसेस के बारे में ये कहा जाता है कि नोबल गैसेस जो है ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनको किसी के साथ भी बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये डबल बनाता है और ये ट्रिपल बनाता है। समझ आ गई बात। और कह रहा है कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, याद रखना। जो कंपाउंड्स होते हैं एक प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो उसने पहले ही आपको क्या कहा हुआ है, फिजिकली मिक्सड। ये फिजिकली तो मिक्सड होते हैं लेकिन केमिकली मिक्सड नहीं होते। इसका मतलब ये इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है। ठीक है। तो कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो फिजिकली मिक्स होते हैं और केमिकली भी वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं।
अगला सवाल से आपसे कहा है कि अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, इनमें से इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, वो एयर है, क्योंकि एयर के अंदर आपस मल्टीपल गैसेस पाई जाती हैं। समझा रही बात। अगला आखिरी सवाल है कि ए सैम्पल दैट इज़ फाउंड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ विदाउट फिक्स्ड रेशियो, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे मिक्सचर बोलते हैं। कह रहा है कि आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा सैंपल जो कि सिंपल मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट से बनता है, लेकिन उसमें रेशियो फिक्स नहीं होती किसी भी एलिमेंट की, लाइक हाइड्रोजन कितना है या ऑक्सीजन कितना है, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पे मिक्सचर का नाम देंगे। समझ आ गई बात। जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें आपसे इसने कहा हुआ है कि ए सोल्यूशन इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर इनविजिबल इज कॉल्ड, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इनविजिबल होते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। याद रखना, ट्रू सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स का साइज होता है ये ऑलमोस्ट कोई 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है। कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द सस्पेंशन इज़ इनकोरेक्ट, सस्पेंशन के मुतालिक कौन सी स्टेटमेंट जो है ये वो करेक्ट नहीं है। एक बात याद रखना कि ये हाइड्रोजनस मिक्सचर होते हैं, इट इज़ ए ट्रू सोल्यूशन, ये ट्रू सोल्यूशन होता है, हालांकि ये नहीं होता है, सस्पेंशन ट्रू सोल्यूशन नहीं होता है। समझ आ रही बात। ट्रू सोल्यूशन किसका होता है, जिसमें होमोजेनस मिक्सचर होता है। लेकिन आप लोग जब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन आपके पास एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, तो ये आपके पास इनकोरेक्ट है यहाँ पे। अगला सवाल है कि ए मिक्सचर ऑफ चाक इन वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ, चाक को जब आप वाटर में मिक्स करेंगे तो ये दो डिफरेंट मिक्सचर्स हो जाएंगे, तो ये आपका सस्पेंशन है यहाँ पे। समझा रही बात की कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है, इसका आंसर ये गलत लगा हुआ है। कह रहा है कि स्टार्च सोल्यूशन इज़, ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन, इसमें होता क्या है कि लार्ज इनफ टू डिस्पर्स बट नॉट फुली डिजोल्व, आपका पार्टिकल्स का जो साइज है बहुत बड़ा होता है, ये डिस्पर्स लार्ज इनफ टू डिस्पर्स बट नॉट फुली डिजोल्व। कह रहा है कि ये फुली तौर पर डिजोल्व नहीं होता है पानी के अंदर या किसी भी और जिसके अंदर आप इसको डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल है कि द सोल्यूशन विच कैन डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। अगला सवाल है कि व्हेन द टिनी विजिबल पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर डिस्पर्स्ड थ्रू ए मीडियम द मिक्सचर इज नेम्ड एज कोलॉइड। समझ आ रही है बात की। अगला सवाल है कि कलर ऑफ एलिमेंट सल्फर इज, एलिमेंट सल्फर है जो इसका कलर कौन सा होता है आपके पास, येलो कलर होता है। अगला सवाल है कि जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक थ्योरी इन 1803 में उसने अपनी थ्योरी को जो पुट फॉरवर्ड किया था, उसने अपनी थ्योरी के बारे में दुनिया को गाइड किया था। हाउ मेनी टाइम्स ए प्रोटॉन इज हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1836 टाइम्स, 1836 टाइम्स ये हैवियर होता है। व्हेन न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन कब डिस्कवर हुआ था, 1933 के अंदर, 1933 के अंदर। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन हीलियम एटम, ये हीलियम एटम आपके पास, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं आपके पास, 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। how much charge carries a proton, 1.602 multiplied by 10 raised की पावर -19 coulombs। आ गया कि हाउ मच चार्ज कैरीज ए न्यूट्रॉन पार्टिकल, न्यूट्रॉन का पार्टिकल जो है इसके ऊपर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से जो नेट रिजल्ट है वो 0 आता है, मतलब वो आप कह लें कि वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज भी वहाँ पे नहीं होता है। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था दुनिया में सबसे पहले, बोहर ने दिया था। अगला सवाल है कि फोर्थ शेल के अंदर कौन से सब शेल्स होते हैं, फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है। फर्स्ट में सिर्फ एक शेल होता है एस, सेकंड में एस और पी होता है, थर्ड में एस पी डी होता है, फोर्थ में एस पी डी एफ होता है। अगला भाई सवाल है आपके पास कि द फार्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल इज 2n का स्क्वायर। अगर फर्स्ट शेल है तो n की प्लेस पे 1 आएगा, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 आ जाएगा। व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से आप अब पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हुई थी, और ये किसने की थी, जे थॉमसन ने। व्हाट डज कीप द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटरैक्ट, तो वो व्हाट डज कीप द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट सॉरी, तो पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर जो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस अप्लाई कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस तमाम इलेक्ट्रॉन्स को तरफ वहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा होता है। अगला सवाल है कि हाउ डू इलेक्ट्रॉन कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस, तो कैसे करते हैं, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कुछ इस अंदाज में इसके गिर्द वहाँ पे रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर, प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है, तो इसका आंसर होगा आपके पास ऑल ऑफ दीज। समझ आ गई बात की। अगला सवाल है कि एज ए होल एन एटम कैरीज चार्ज, कह रहा है कि एटम के ऊपर एज ए होल चार्ज क्या है, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो एज ए होल आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपके पास न्यूट्रल चार्ज बन जाएगा वहाँ पे। समझाई बात की यहाँ पे। अगला सवाल है इसने आपसे कहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।
अगला सवाल है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को आप लोग मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एज मास नंबर, ठीक है। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। एन एटम हैज़ मास नंबर 16 है उसका, लाइक जो उसके लिए ए की वैल्यू है वो क्या आपके पास यहाँ पे 16 है, और ए की वैल्यू 16 है। एटॉमिक नंबर उसका कितना है यहाँ पे 8 है। आपने इसके अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो फाइंड करने, फाइंड फार्मूला होता है n इक्वल्स टू a माइनस जेड। तो a कितना आपका 16 माइनस 8, तो आंसर आएगा 8, ठीक है। फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज n इक्वल्स टू a माइनस z, ठीक हो गया यहाँ तक। The mass of an atom of an element relative to the mass of light isotope of carbon atom is taken as 12 is called relative atomic mass। कह रहा है कि आप किसी भी एटम के मास को जब आप कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। 1 AMU, AMU क्या होता है आपके पास, एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 1.667 मल्टीप्लाइज बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। समझ आ गई बात। अगला सवाल है कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 31.972 AMU, या इसको आप 32 भी कह सकते हैं यहाँ पे। आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन द अबंडेंस ऑफ इट्स टू आइसोटोप्स 14 और N15 आर 99.64 एंड 0.35 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि ये आपके पास दो आइसोटोप्स हैं नाइट्रोजन के, और इससे इनके अबंडेंस के बारे में आपको बताया हुआ है यहाँ पे। आप इसका क्या बताना है यहाँ पे, रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है। तो एक फार्मूला आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो आपको फार्मूला बाद में बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 14.02 मल्टीप्लाई 0210, ठीक है। फार्मूला ये आगे है आपके पास है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन द वैलेंस शेल ऑफ नोबल गैस। 8 या 8 पूरे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल फिल शेल्ड होते हैं इसके। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेट एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज डुप्लेट रूल। क्या बोलते हैं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डुप्लेट रूल। अगर 8 होते तो क्या होता है वो ऑक्टेट रूल होता है। विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, कोवलेंट भी बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी बनाए और आयनिक बॉन्ड भी बनाए, वो कौन सा है आपके पास, ऑक्सीजन है। कह रहा है उस एलिमेंट का नाम लिखो जो सब बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट भी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी और आयनिक भी, ऑक्सीजन है वो। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी वीकर। कार्बन कार्बन का बॉन्ड वीकर है, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड वीकर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीकर है, या फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड वीकर है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड इन सब में से सबसे ज़्यादा वीक है। अगला सवाल इसने आपसे कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन इज, क्लोरीन के अंदर आपको टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले ख्याल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल इसने आपसे कहा है कि द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट हैज़ डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड हो तो वो आपस कौन सा है यहाँ पे, C2H4, C2H4 कैसे, देखो ये कार्बन, ये भी कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। समझा की बात की, पूछ रहे हैं यहाँ तक। अगला है भाई सवाल आपके पास कि कहाँ तक थे, अब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो वो H2O है आपके पास, पानी के पार्टिकल की तरह पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज H2O, ठीक है। लाइक ये ऑक्सीजन सेंटर में आता है, इसके इधर एक हाइड्रोजन लग जाता है, एक हाइड्रोजन इधर लग जाता है यहाँ पे। अगला सवाल है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल शोज मेटालिक क्लस्टर हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, ये भी सही है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी सही है। तो इसका ऑल ऑफ दीज आएगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्काइल मेटल, +1 है वो, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल्स, मेटल के अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग कौन सी होती है आपके पास, मेटालिक बॉन्ड। समझ आ गई बात की। अगला सवाल है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उसकी रीज़न क्या होती है आपके पास, उनके अंदर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। विच मेटल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा किसका होता है आपके पास, आई थिंक सो लिथियम का होता है सबसे ज़्यादा, या सोडियम का सबसे ज़्यादा होता है, और रुबिडियम का सबसे कम होता है, क्योंकि आपके पास हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। फर्स्ट ग्रुप है ये आपके पास, हाल ही ने की रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। तो रुबिडियम का इसमें सबसे कम होता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, एथाइलिन, ठीक है, एथाइलिन है आपके पास।
मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगला है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो उसका आंसर आपके पास है सोडियम। ठीक है, अगर आइडेंटिफाई द गैस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद मिनरल एसिड, जब एल्यूमिनियम मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो कौन सी गैस वहाँ पर रिलीज होती है? H2। मेटल फॉर्म्स आइन, मेटल कैटाइंस बनाते हैं बिकॉज अपने अंदर से जैसे इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट इज़ फ्लोरीन, कौन सा है वो आपके पास है? फ्लोरीन है। अगला सवाल है भाई आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो तरह की होती है, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर। कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये सारी की सारी इंट्रा फोर्सेस के अंदर आती हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के अंदर। आगे जो डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपको साथ ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर। ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका आंसर है। मेटालिक एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, किसके ऊपर बेस करता है ये? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डायपोल डायपोल फोर्सेस, तो वो कौन सा आपके पास यहाँ पे? HCl है। ठीक है, ये वैसे भी हम शॉर्ट में भी आया था कि HCl मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं? डायपोल डायपोल फोर्सेस। अगर कि H2O लिक्विड है, H2S एक गैस है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि पानी एक पोलर कंपाउंड है और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एज कम्पेयर्ड टू H2S। O3 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट्स क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन आयन। जस्ट लाइक आपको पता है कि ये C6H6 बेंजीन का फार्मूला है, इसको अब CH भी लिख सकते हैं, ये सिंपलेस्ट रेशियो है इसको लिखने के लिए। ठीक है, आगे भी कह रहा है कि केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन नेचुरल गैस इज CH4। मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोन, डीकेन, तो ये सारे एन है ना, तो अल्केन है, तो फार्मूला होता है CnH2n+2। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है जिसकी भी निकालनी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड में से कौन सा नहीं है भाई? तो CaCl2 नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज CaF2, CaF2। Which of the following is indicated by empirical formula the simplest ratio between the atoms? The molecular formula of benzene is C6H6. The formula of aluminium nitride is Al2N3. कैल्शियम कैरीज चार्ज, कैल्शियम पर चार्ज क्या होता है आपको यहाँ पे? +2। समझ आ गई बात? अगला है आपके पास कि व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फोस्फाइड, तो वो है CA3P2, CA3P2। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ठीक है भाई। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH, इसका मोलिकुलर फार्मूला आपका क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? एक सिंपलेस्ट रेशियो है, तो CH है, उसका मोलिकुलर फार्मूला बनेगा C6H6। मोलिकुलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ सैंड इज, सैंड को सिलिका भी बोलते हैं आप लोग, तो SiO2, SiO2। CaSO42 इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट। हाउ मैनी सल्फर एटम्स आर इन इट, इसमें कितने सल्फर के एटम्स हैं? देखो S2 है ना, S कितना है बेटे आपके पास यहाँ पे? 2 है, तो ये सल्फर के कितने एटम्स बनेंगे आपके पास यहाँ पे? 2 बनेंगे। ठीक है भाई यहाँ तक। हाउ मैनी टोटल एटम्स आर इन CaOH2, तो बेटे इसमें कितने एटम्स हैं आपके पास? एक Ca है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ही हाइड्रोजन है, तो टोटल बनेंगे आपके पास 5 एटम्स की। समझ आ रही है बात की? अगला सवाल है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 हेक्सेन इज डैश, व्हाट विल बी इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। पहली बात आपको बताओ कि हेक्सेन का फार्मूला क्या है, फिर आप उसका निकालेंगे वहाँ पे। हेक्सेन का, हेक्सेन, हेप्टेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अच्छा, इसका बनेगा C6H12। ठीक है, तो इसका ये है आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आएगा? CH2, 6 पे दोनों को डिवाइड किया, CH2 आ जाएगा आपके पास। अगला भाई आपसे कहा है कि 1 मोल ऑफ वाटर हैज़ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, कितने होते हैं बेटे आपके पास? 6.02 मल्टीप्लाइज बाय 10⁻20। एक मोल इसी के इक्वल होता है। एवोगैड्रोस नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एक इटालियन साइंटिस्टान एमिडियो एवोगैड्रोस ने सबसे पहले इसको दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया था। कह रहा है कि पानी के अंदर कितने ज़्यादा पानी के 1 ग्राम में कितने ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं? 1.002 मल्टीप्लाइज बाय 10⁻23 एटम्स। ठीक है बेटे यहाँ तक।
द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज मोल, उसको आप क्या बोलते हैं वहाँ पे, मोल बोलते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलर मास, किसी भी एक मोल के जो मास को आप लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। ए मोल ऑफ H2SO4 कंटेन्स मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 1 मोल है तो 6.02 मल्टीप्लाइज बाय 10⁻23 होगा, ठीक है। द सब्सटेंस विच रिएक्ट टू गिव केमिकल चेंज, उसको आप लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। आप कह लें कि जो चीज़ें रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करती हैं वो रिएक्टेंट हैं। जो न्यू प्रोडक्ट जो न्यू आपस चीज़ बनेगी उसको आप लोग प्रोडक्ट का नाम देते हैं वहाँ पे। अगला सवाल है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल किसके इक्वल होता है, 100 ग्राम्स के, ठीक है। ये इसका आपको याद करना पड़ेगा इसके लिए तत्वान। मोलर मास ऑफ C6H12O6 ये कितना है, 180, ठीक है। आगे कह रहा है कि इन व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए मॉलिक्यूल, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है आपके पास, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। समझ आ रही बात की आप, मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ए सिस्टम इन थर्मोडायनामिक्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स बीइंग स्टडीड, सिस्टम की डेफिनेशन पूछी है तो वापस क्या होती है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी या अंडर ऑब्जर्वेशन, जो भी आप कह लें। आगे उस हिसाब से कहा है कि द एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड एंड अब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज़ ब्रोकन इज़ कॉल्ड एज हीट एनर्जी। आगे उसने आपसे कहा कि रिएक्शन इन विच हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड इज़ कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है वो एंडो है, जिसमें हीट बाहर निकलती है उसको आप एक्सोथर्मिक बोलते हैं। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड एज एंथैल्पी, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड एज enthalpy. Under what condition the standard enthalpy is measured, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टेम्परेचर हो तो आप लोग एंथैल्पी को मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ एंथैल्पी, किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर मोल, किलो जूल पर मोल एक्चुअल वर्ड वैसे ही है, ठीक है भाई। अगला सवाल है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिशेस व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल, ठीक है। आगे है कि ए क्लोज्ड सिस्टम इज एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, एंड इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द ऑक्साइड्स दैट इज नॉट बेसिक इन नेचर, मतलब एसिडिक आपने बताना है तो ये SO3 है वो आपके पास। ए नेचुरल सोर्स ऑफ टर्टारिक एसिड इज टैमारिंड, ठीक है। टर्टरिक एसिड का जो आपका नेचुरल सोर्स है वो आपका क्या है यहाँ पे, टैमारिंड। विच एसिड इज नॉट यूज्ड एज ए फूड आर मिक्सड विद फूड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसको ना तो आप एज ए फूड यूज़ करते हैं और ना ही आप इसको किसी भी फूड के अंदर मिक्स करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन वाटर एंड गिव H पॉजिटिव आयन, ठीक है। And the same with the base, according to Arrhenius, base dissociates in water to give OH negative ion. OH negative ion. जी. Example of arsenic acid is HNO3 भी है, H2SO4 भी है, HCN भी है, तो इसका all of these आएगा। जी. समझ आ गई बात की? जी. आगे है कि example of weak base are potassium hydroxide, ammonium hydroxide, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या बोथ B एंड C, तो इसका ये है B भी है और ये C भी है। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टीड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, एसिड क्या है, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, ठीक है। आगे द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज H2, हाइड्रोजन गैस है। द फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3, ठीक है यहाँ तक। द फार्मूला ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट इज K2CO3, ठीक हो गया। साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूसेस व्हेन एसिड रिएक्ट विद, एसिड रिएक्ट्स विद, कह रहा है कि साल्ट और पानी जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या कब बनते हैं, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर में से कौन सी बेस जो है वो सोल्युबल नहीं है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। व्हाट टू बेसिस रिएक्ट विद टू फॉर्म अमोनिया गैस, अमोनियम साल्ट, ठीक हो गया। बेसिस किसके साथ रिएक्ट करें तो अमोनिया गैस बनती है, अमोनियम साल्ट।
विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। जी द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप पीरियड। जो वर्टिकल कॉलम्स है उसको आप लोग ग्रुप बोलते हैं। In which period and group will you place the element which is an important part of solar cell? सोलर सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा आपका सिलिकॉन है। सिलिकॉन कहाँ पे है, थर्ड पीरियड के अंदर है, 14th ग्रुप के अंदर है। जी विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड पॉइंट, तो वो आपका सोडियम, मैंने आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा सोडियम का, सबसे कम रुबिडियम का है। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है भाई। अगला है कि सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इज कॉल्ड नॉर्मल पीरियड। ठीक है। जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वेरी लॉन्ग पीरियड इज़ 32। कितने हैं वो आपके पास, 32 है, 32 है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो ग्रुप कौन सा है वो 3 से लेकर 12 तक है। जी हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर, एच मोजले, इसका नाम था हेनरी मोजले। ठीक है। जी व्हाट ट्रेंड इज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है बेटे। जी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड्स, ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड्स की नेचर क्या है, ये बेसिक होती हैं। कैसी हैं ये बेटे आपके पास, बेसिक हैं। ग्रुप ऑफ हैलोजन फैमिली इज़ 17। हैलोजन फैमिली की ग्रुप कौन सा है, ये 17 है। मतलब हैलोजन फैमिली के अंदर आता है फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये ग्रुप 17 के अंदर आती है। इसके बाद नोबल गैसेस का ग्रुप 18 होता है। फिर आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज़ लार्जर इन साइज अमंग द फॉलोइंग, दैट इज़ पोटाशियम के। ठीक है, हाली ने की, सबसे छोटा ये, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा इनमें से। द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। विच इज़ द सॉफ्टेस्ट मेटल, दैट इज सोडियम। ठीक है। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हैलोजन इज N2S5। N2S5 का मतलब क्या है यहाँ पे कि यार NS2NP5 के, इसको तुम यूँ समझो कि यार हैलोजन्स है ना, तो पहले ख्याल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 5 होते हैं। जी ठीक हो गया। अगला है भाई आपके पास सवाल के, अगला सवाल है आपके पास के विच ऑक्साइड इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, तो इसका आंसर है Na2O4। Na2O4। ठीक है। उससे अगला सवाल है कि विच ऑक्साइड इज विच ग्रुप एलिमेंट आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, कौन सा जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसका है फर्स्ट ग्रुप जिसके अंदर आपका हाली ने की, रब से फरियाद, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, तो ये सारे आते हैं। ऑल द हैलोजन एग्जिस्ट एज, सारे के सारे जो हैलोजन है ये डायटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। लाइक F2 एग्जिस्ट करता है, Cl2 एग्जिस्ट करता है, I2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आपस ऑक्सीडेशन कहलाता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन्स इज, सबसे पहले क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। समझा गई बात की, सबसे ज़्यादा इनके ये ऑक्सीडाइजिंग पावर के अकॉर्डिंगली हमने ये लिखा है ये। अगला है भाई सवाल आपके पास के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ येलोइश ग्रीन गैस, तो ये आपस बेटे कौन सी यहाँ पे, तो ये आपस क्लोरीन है। ठीक है यहाँ तक। The element present at the center of the modern periodic table from the group 3 to the group 12 are called as transition element। तो इसके लिए आप आसान सी बात ये याद रखें कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के तमाम एलिमेंट्स को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। उससे भी अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज़ यूज्ड एज ए कैटालिस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो आप कौन सा यूज़ करते हैं वहाँ पे, आयरन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं आप लोग, आयरन यूज़ करते हैं। उसके बाद बेटे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल एक कैटालिस्ट है जिसको आप लोग यूज़ करते हैं। कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन के प्रोसेस को तेज़ कर देता है। आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट लाइक हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, इन सब के मतलब ये शेल जो है कम्प्लीटली फिल होते हैं। उसके बाद है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर नोबेल नॉन मेटल्स, ये नोबेल एलिमेंट्स हैं लेकिन ये नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स नहीं है ये। आगे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नोबल गैस दैट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, तो सबसे पहली बेटे आपका सो हीलियम ही आ जाएगी यहाँ पे। ऑल नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक का मतलब है कि ये
एक किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती हैं, ठीक है, ऑलरेडी फिल्ड होती हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उसको आप क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अगला सवाल है कि ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको? एटमॉस्फेयर। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज 78%। आइडेंटिफाई द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ये तो ये मेजर है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 21%। द सब्सटेंस विच कॉल्स एयर पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ठीक है, वो सब्सटेंस जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इज एक्सप्रेस्ड इन ppm। ppm ये इसका यूनिट है, जैसे मैथ का यूनिट है ना किलोग्राम, पोल्यूटेंट्स को आप ppm में मेजर करते हैं। इंडिकेट द सोर्स ऑफ सल्फर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सल्फर कहाँ से आता है आपके पास? कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से। वाई इज स्मोक नॉट फेल्ट इन समर? कह रहा है गर्मियों में स्मोक क्यों नहीं होती? इसका रीज़न है बिकॉज फॉग इज़ नॉट प्रेजेंट इन समर। समर तो ये होती नहीं है, फॉग समर के अंदर होती, सर्दियों के अंदर है ये। एसिड रेन मेक्स सॉइल मोर एसिडिक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अ केमिकल यूज्ड एज टू न्यूट्रलाइज्ड एसिडिक सॉइल इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। क्या बोलते हैं उसको? सोडा लाइम बोलते हैं। इन विच एरिया देयर इज ए ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड रेन? ज़्यादातर एसिड रेन कहाँ पे होती है? इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर केमिकल्स यूज होते हैं। Which gases contribute towards the formation of acid rain? Both the oxides of nitrogen and oxides of sulfur। समझ आ रही बात यहाँ तक? Which of the following is acid rain? तो इसका आंसर है SOX। SOX, ठीक है। The essential element present in the organic compound is carbon। ऑर्गेनिक कंपाउंड में essential element कार्बन है और हाइड्रोजन भी वैसे होता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड कंपाउंड? तो C2H6। द सिंपलेस्ट अल्केन इज मीथेन। सिंपलेस्ट मीथेन है, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उसी तरतीब से आगे चलते हैं। विच अदर एटम इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट अलॉन्ग विद कार्बन एटम टू इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? हाइड्रोजन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे आपको नजर आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आइडेंटिफाई द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो पेरेंट ये है, उसके बाद ये सारे उसी से बनते हैं। ठीक है, ये मिथेन है, ये इथीन है, ये इथाइन है, ये इथेन है। विच पार्ट ऑफ IUPAC सिस्टम टेल्स अस अबाउट द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? सोफिक्स है वो। अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लॉरे एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिस इज OH नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद केमिकल रिएजेंट लाइक KMnO4 इज अल्केन? क्या है इसका? अल्केन है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड एज नोबेल गैसेस। ठीक है, तो बेटे कुछ लास्ट हैं आपके पास यहाँ पे। द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्केन एंड अल्काइन इज निकल। द वर्ड पैराफिन्स मीन्स दैट लिटिल एफिनिटी। ठीक है, एल्केन्स रिएक्ट विद एक्सेस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, replacement of hydrogen of alkane by an atom or a group of atom is called as substitution reaction। replacement है substitution reaction में आएगी। which product will be formed when ethyl bromide CH3CH2Br is treated with zinc HCl? तो आपका सी क्या बनेगा? CH3 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स ऑल बच्चों, आप इनको अच्छे से कीजिएगा इंशाल्लाह। अगर आप ये कर लेते हैं तो यू विल गेट दैट इंशाल्लाह। May Allah bless all of you. थैंक यू, खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।